नमस्कार। अमर उजाला पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर लेकर आए हैं आप सभी के लिए वो मशहूर शो जो अब आप सभी की पसंद बन चुका है, और आप सब जो प्रतिसाद दे रहे हैं, जो प्रेम दे रहे हैं, जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का आभार। एक बार फिर खबरों के खिलाड़ी का एक विशेष एपिसोड आप सभी के साथ। खबरों के खिलाड़ी में हमारे साथ होते हैं देश के वो दिग्गज पत्रकार जो हर खबर की नब्ज पर हाथ रखते हैं, हर खबर पर उनकी पैनी निगाह होती है, और उन्हीं खबरों की पड़ताल हम इस शो के जरिए करते हैं। आज भी मेरे साथ इन सभी वरिष्ठ पत्रकारों का एक खास पैनल है। इस सप्ताह बहुत सारी घटनाएं चर्चा में रही, लेकिन सप्ताह खत्म होते होते सबसे बड़ी चर्चा उसी शख्सियत की रही जो हमारे इसी खबरों के खिलाड़ी में भी लगातार छाया रहा। जी हां, राहुल गांधी की जो सजा कोर्ट से मिली थी चुनावी भाषण के मामले में, वो लगातार चर्चा का मुद्दा बनी रही। इस पर हम इन सभी पत्रकारों की राय जानेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है, और इस वजह से उनकी संसद की सदस्यता फिर से बहाल होने का रास्ता खुल गया है। जाहिर है इससे कांग्रेस में खुशी की लहर है। बीजेपी इस वक्त बैकफुट पर दिखाई दे रही है, लेकिन यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहा, क्योंकि मानहानि के मामले में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है, जो कि सीजेएम कोर्ट ने सबसे पहले गुजरात की राहुल गांधी को दी थी। इसकी टाइमलाइन कुछ इस प्रकार रही कि 13 अप्रैल 2019 यानी ठीक 4 साल पहले, जब लोकसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर था, तब राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी भाषण में यह कह दिया कि जो सारे मोदी सरनेम के लोग होते हैं वो चोर हैं। इसको लेकर पूर्णेश मोदी, जो पूर्व विधायक और मंत्री, भाजपा के विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं गुजरात के, उन्होंने एक याचिका लगा दी 2019 में ही। इस याचिका पर 23 मार्च 2023 को फैसला आया, और उस फैसले में उनको 2 साल की जो अधिकतम सजा होती है वो दी गई। इस सजा के बाद देश में लगातार राजनीतिक हलचलें तेज हुई। 24 मार्च को ही, यानी 24 घंटे के भीतर ही, वायनाड से जो वो सांसद है राहुल गांधी, उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया। 27 मार्च को उनको बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया। इसके बाद सत्र न्यायालय में गए, सत्र न्यायालय ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया। गुजरात हाईकोर्ट में चले गए राहुल गांधी और कांग्रेस के सदस्य। गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसका मतलब सजा कायम रही, और उनकी संसद की जो सदस्यता रद्द हुई थी वो भी वैसा ही बरकरार रहा। लेकिन 4 अगस्त को देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस सजा पर रोक लगा दी, और उसकी वजह से राजनीतिक सरगर्मियों का दौर तेज हो गया। और चर्चा अब यह है कि जो अविश्वास प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है, क्या राहुल गांधी उसमें शामिल होंगे? क्या जितनी तेजी उनकी सदस्यता को खत्म करने के लिए दिखाई गई, उतनी ही तेजी सदस्यता को बहाल करने के लिए दिखाई जाएगी? सबसे पहले मैं अपने पैनल से आपका परिचय करा दूं। सबसे हमारे साथ हैं रामकृपाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं। रामकृपाल जी, आपका स्वागत है। पूर्णिमा जी, आपका स्वागत है। इस बार हमने, चूंकि ये कानूनी मामला है, लगातार अदालतों के चक्कर इस मामले ने काटे हैं, और कई अदालतों से अलग अलग तरह की टिप्पणियां आई हैं, और निचली अदालत के फैसले पर भी सबसे बड़ी अदालत ने टिप्पणी की। तो रुद्र विक्रम सिंह जी हैं, जो वकालत करते हैं, कानूनी जानकार हैं, और इस मुद्दे पर अपनी राय देंगे। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे अपने अमर उजाला परिवार के हैं और लगातार हमारे इस पैनल पर बने रहते हैं, उनका भी स्वागत है। प्रेम कुमार जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं रामकृपाल जी आपके पास आऊंगा। आपको क्या लगता है, ये मामला कानूनी ज्यादा है, राजनीतिक ज्यादा है? हालांकि फैसला अदालत से आया है। देखिए, मामला चाहे वो कानूनी ज़्यादा हो, उससे फ़र्क तो पड़ता नहीं। जो परसेप्शन में जो चीज़ है, फ़र्क उसी से पड़ता है। कल जो राहुल गांधी जी का हुआ है, वो तो खैर हमारे आपके लीगल हैं, वकील साहब ये बताएंगे सारी चीज़ें, बट एक साधारण आदमी के नाते में लीगल एस्पेक्ट तो इतना ही है कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, उसमें रोक लगी है। अभी केस चलेगा, उसमें क्या होता है नहीं होता है, केवल सजा पे फिलहाल रोक लगाई है, बरी नहीं हुए हैं तो। लेकिन देखिए, बेसिक बात क्या है कि कांग्रेस, कर्नाटक से जो कांग्रेस में एक ताकत आने की बात शुरू हुई थी, और जैसे INDIA जो बना है, उसके बाद की ये घटना कांग्रेस की पोजीशन को बहुत मजबूत करेगी, और एक परसेप्शन जो जनता के बीच जाएगा वो सीधा है कि राहुल जी जीत गए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि मैंने कहा कि वो देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन रूल एंड रियलिटी, तो ये होता ही है। परसेप्शन सच्चाई से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। और मैं अपने ईमानदारी से बताऊं, मैं लीगल एस्पेक्ट पर तो नहीं जाऊंगा, बात करेंगे। मेरे लिए, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानने वाला रहा हूं, हमेशा कहता रहा हूं, और जो
वो तथ्य भी हैं कि आज़ादी से लेकर के आज तक केंद्र में कोई विकल्प अगर बन सकता है जो 5 साल सरकार दे सके, तो 2 ही सूरतें दिखाई पड़ी हैं। या तो लीडरशिप कांग्रेस की हो, जैसे यूपीए में होता था, या फिर वो लीडरशिप बीजेपी की हो। जब भी किसी रीजनल पार्टी के हाथ में प्रधानमंत्री या लीडरशिप का पद गया है, तो वो चला नहीं है, किसी एक बार भी नहीं चला है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा अगर 2 राष्ट्रीय पार्टियां, मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी, मुकाबला जनता के बीच इनके बीच हो। रीजनल पार्टियों का अपना एक रोल होता है, नो डाउट, लेकिन रीजनल पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का मुखिया हो जाए, उससे बेहतर मैं मानता हूं कि कांग्रेस रिवाइव हो। और कांग्रेस में देखिए, कुछ भी आप कह लीजिए, डी जुरे डी फैक्टो खड़गे जी हो, फलाना हो, डी फैक्टो राहुल इज द ओनली फेस आज की तारीख में, और वो जनता में भी एक्सेप्टेबल हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जब उनकी दूसरी यात्रा शुरू होगी तो मुझे लगता है, और मैं भारतीय लोकतंत्र के लिए से शुभ मानता हूं कि अगर 2 राष्ट्रीय पार्टियों में, पूरी दुनिया में होता है, कंजर्वेटिव हैं और दूसरी पार्टियां हैं, तो सब जगह होता है। तो मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र भी मजबूत होते होते, एक तरह से मैच्योर होते होते, धीरे धीरे चीज़ें वहीं पहुंचेंगी। और निश्चित तौर पर क्षेत्रीय दलों की एक भूमिका रहती है, हमेशा रहेगी, लेकिन वही मैं मानता हूँ कि वो देखिए, क्षेत्रीय दल दे आर फर्स्ट रीजनल देन नेशनल, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन नेशनल पार्टीज़ के लिए अगर हरियाणा और पंजाब दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है तो भी वो कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन रीजनल पार्टीज़ के लिए पहले वो रीजनल है। तो भारतीय लोकतंत्र के लिए मैं इसे मानता हूँ कि जो भी हुआ है, अगर आगे भी चल करके ये हो, तो परसेप्शन में कांग्रेस मजबूत हुई है, नो डाउट। लीगल स्थिति में मैं मानता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ा है, स्टे ऑर्डर होते रहते हैं, डिक्टम जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशंस आते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन वर्डिक्ट नहीं होते हैं। वो साहब बताएं। ऑब्जर्वेशंस दिलचस्प भी हैं, और रामकृपाल जी उस पर मैं आऊंगा, क्योंकि वो निचली अदालत के ऑब्जर्वेशन बहुत अलग थे, वो सर्वोच्च न्यायालय के बिल्कुल अलग हैं। पर पूर्णिमा जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह के राजनीतिक दांवपेच इसमें खेले गए, उसी तरह के कानूनी दांवपेचों में भी ये पूरा मामला उलझा रहा, और कांग्रेस की तरफ से कहा भी गया कि आज़ादी के बाद से अभी तक किसी को भी मानहानि, क्योंकि मानहानि के मुकदमे देश में बहुत लगते हैं, और मानहानि एक ऐसा सब्जेक्टिव और चर्चित मुद्दा है जिस पर कभी भी इस तरह की सजाएं ज़्यादा हुई नहीं, कोर्ट में अधिकतर मामले चलते ही रहते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं लोग। इसमें एक बड़ी बात ये भी थी कि मानहानि में माफ़ी मांग लो तो आपको जल्दी, लेकिन निचली अदालत में राहुल गांधी ने कह दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और फिर उस पर विवाद भी हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि माफ़ी तो सावरकर मांगते हैं, फिर उनके पोते वापस, जिसका हाईकोर्ट ने जिक्र भी किया। आपको क्या लगता है, ये राजनीतिक दांवपेच और कानूनी दांवपेच के बीच उलझा हुआ मसला है, या? कानूनी दांवपेच तो हमारे कानूनी विशेषज्ञ हैं, वो बताएंगे। पूरा मामला बेसिकली राजनीतिक दांवपेच का है, क्योंकि टाइमलाइन देखें, और जैसा कि आजकल बहुत एक पॉपुलर वर्ड है क्रोनोलॉजी देखें आप, तो ये जो मामला सारा शुरू हुआ तब से, जब राहुल गांधी ने अपना एक बड़ा एक्टिव फेज ऑफ पॉलिटिकल करियर शुरू किया, तो उसको किसी न किसी तरह से काउंटर करने के लिए, उनको बैकफुट पे लाने के लिए ये सारा, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोर्ट में भी किसी का दबाव रहा होगा, लेकिन मामला है वो पूरी तरह से राजनीतिक होता चला गया। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आए हैं, एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो निचली अदालत ने 2 साल की मैक्सिमम सज़ा सुनाई और उसका कोई रीज़न नहीं दिया, एक लंबा चौड़ा पोथा तैयार किया उन्होंने सजा सुनाने के लिए, लेकिन दोनों निचली अदालतों ने कोई रीज़न उसमें नहीं दिया कि मैक्सिमम सजा का उसके पीछे वजह क्या है। तो ये थोड़ा दिखाता है कि जो निचली अदालतें थी वो शायद थोड़ा प्रोएक्टिव काम कर रही थी, पॉलिटिकली थोड़ा उनका एक स्लैंट दिखाई दे रहा है। दूसरा, जैसा कि आपने पहले शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा था, उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि सारे मोदी सरनेम के लोग चोर होते हैं, उल्टा कहा था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी ही होता है। ये क्या नहीं आश्चर्य की बात है? तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो उन्होंने एक पूरी कम्युनिटी को डिफेम कर दिया, बदनाम कर दिया। ऐसा लगता नहीं है, वो मुंह से निकली हुई बात है, जो कि ना निकलती तो अच्छा होता, लेकिन वो डिफेम यही बात है ना पुणे, आपको टोक रहा हूं, लेकिन देखिए
चाहे उन्होंने इस तरीके से बात कही या उस तरीके से बात कही, मान लीजिए आपका भी जो सरनेम है उसको लेकर कोई एक जनरल बयान दे दे, जेनरिक, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये नहीं कहा है कि उन जस्टिफाई नहीं किया उनके स्टेटमेंट को, बल्कि उस पर एक टिप्पणी भी है सख्त उनकी, हाँ, बिल्कुल कि ये गलत है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, उससे मैं कल के सारे मसले में ज्यादा बड़ी खबर इस बात को लेकर रही कि उनकी राहत मिल गई है, लेकिन जो टिप्पणी थी वो छुप गई इन खबरों के बीच में, इसलिए खबरों के खिलाड़ी हैं। नहीं, जैसे कि राहत तो मिली है, लेकिन वो बहुत मतलब छोटी किस्म की राहत है, क्योंकि बाद में आगे हाँ फाइनली रामकृपाल जी ने उसका उल्लेख किया। आप एक बात कह रही थी कि वो अपने चरम 2019 में ही उन्होंने कहा था, और याचिका भी जो दायर की थी वो 2019 में ही हो गई थी। ऐसा नहीं हुआ कि भारत जोड़ो यात्रा निकली और उसके बाद हाँ नहीं, लेकिन वो बीच में 1 साल तक मामला बिल्कुल ठंडा रहा था। ये बात सही है, ठंडा रहा था मामला। और जी मैं आऊंगा, उसको उन्होंने खुद ही, जो कि याचिका जिसने दायर की थी, उन्होंने खुद ही 1 साल कहा था कि उसके ऊपर स्टे लगाने की बात भी की थी उन्होंने कोर्ट में जाके। एक्टिव जब राहुल गांधी हुए और भारत जोड़ो यात्रा निकली और वो सारा कुछ जो अडानी का मामला जब गरमाया, उसके बाद ये चीजें हमें ज्यादा तेजी से होती हुई दिखने लगी। तो थोड़ा हम उसमें कोरिलेशन देख सकते हैं। और पॉलिटिकली जहाँ तक आपका मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संकेत है। राहुल गांधी को अभी जो फौरी तौर पे ही राहत सही, लेकिन जो राहत मिली है वो अच्छा संकेत है, क्योंकि इससे कांग्रेस को थोड़ा बूस्ट मिल गया है और कांग्रेस एज अ पार्टी स्ट्रांग हो, बीजेपी के सामने मजबूती से खड़ी हो सके, ये देश के लिए अच्छा है। ये हम कांग्रेस बीजेपी के सपोर्टर के उससे ऊपर हट के अगर बात करें तो 2 स्ट्रांग पार्टीज होना हमारी डेमोक्रेसी के लिए शुभ लक्षण है, और उस दिशा में मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है। मोटे तौर पर यही बात रामकृपाल जी ने कही। 2 और वरिष्ठ पत्रकारों की टिप्पणियां लेनी है, लेकिन चूंकि मामला बार बार याचिका, कोर्ट, न्यायालय, कानूनी दांवपेच से जुड़ा है। रुद्र विक्रम जी हमारे साथ वैसे भी जब भी कोई कानूनी मामला होता है तो हमारे पैनल पर प्रमुखता से मौजूद होते हैं और कानून के अच्छे जानकार हैं। मैं जानना चाहूंगा रुद्र जी, कानूनी दृष्टि से इस पूरे मसले में जो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की उसके क्या माने हैं? क्या निचली अदालतों ने जो कुछ भी कार्रवाई की, जिस तरीके से इस मामले को देखा वो गलत है? इसके कानूनी पहलू क्या है? देखिए, जैसा ऑनरेबल कोर्ट ने अपने डिसीजन में भी कहा कि हम सिर्फ ये जो कन्विक्शन है उसको स्टे कर रहे हैं, हम मेरिट पे कुछ भी अभी बात नहीं कर रहे हैं। मेरिट पे जो भी सेशन कोर्ट में। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये जो राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं उसमें निचली अदालत 2 अदालतें थी। एक ट्रायल कोर्ट था जिसने फैसला दिया, फिर उसकी रिवीजन फाइल हुई सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। तो ये मुझे लगता है कि इस देश का एक दुर्भाग्य है, जुडिशरी सिस्टम का एक दुर्भाग्य है कि एक आदमी ट्रायल कोर्ट से कन्विक्टेड होता है, सेशन कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। अगर राहुल गांधी जी जैसा ताकतवर आदमी ना हो, उसके पास इतने ताकतवर वकील हो, इतना पैसा ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंच पाए, और हो सकता है उसको जो इनको न्याय मिला, जो उनकी भाषा में अगर मैं कहूं कि उनको अभी न्याय मिला है, तो वो न्याय शायद उनको नहीं मिल पाता। तो मुझे लगता है कि इस पे एक प्रमुखता से बात होनी भी चाहिए। हालांकि अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी, ना ही कोई रेटिंग है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने किसी को कन्विक्टेड करार दे दिया। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत सारे मामलों में बहुत सारे कैदी जो अंदर पड़े हुए हैं, जिनके पास पैसा नहीं है कि वो अपील कर पाए, जिनके पास पैसा नहीं कि ऊपरी अदालतों में जा पाए, उनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं लेकिन वो जेल में पड़े हुए हैं। तो एक दुर्भाग्य है। हालांकि मैं इस विषय पे आता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जब टिप्पणी की तो उन्होंने ये कहा कि एक हल्के फुल्के लहजे में इन्होंने ये भी कहा कि 125 पेज का जो जजमेंट है, ऑनरेबल सॉलिसिटर जनरल के स्टेट से ये जो 125 पेज का जजमेंट मुझे पढ़ने को मिल रहा है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब उन्होंने हल्के फुल्के लहजे में कहा, जिसमें सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा कि ऑफ द टिप्पणी हम ना करें, क्योंकि ये खबरें मीडिया में जाएंगी, फिर वो बहुत तरीके की बातें बनती हैं। फिर उन्होंने देखिए 3 महत्वपूर्ण टिप्पणियां की ऑनरेबल कोर्ट ने। एक तो कि आपने पूरे जजमेंट में 125 पेज का आपने लंबा चौड़ा जजमेंट लिखवा दिया, लेकिन आपने सिर्फ एक वजह बताई कि हम सुप्रीम कोर्ट ने एक कंटेम्प्ट पिटीशन में एक उन्होंने वर्ड यूज किया एडमोनिशन, जिसका मतलब होता है चेतावनी, की एक कंटेम्प्ट पिटीशन में सिर्फ हमने एक चेतावनी दी थी। आपने सिर्फ पूरे 125 पेज के जजमेंट में सिर्फ ये लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि एक कंटेम्प्ट पिटीशन में चेतावनी दी है राहुल गांधी को, इसलिए आप ये सजा देना। बाकी आप पूरे 125 पेज के जजमेंट में कोई भी कारण, ऐसा ठोस कारण नहीं बता पाए हैं जिसमें कि मैक्सिमम पनिशमेंट किसी केस में दी जाए। मैक्सिमम पनिशमेंट वो होती है जिसमें कि कोई भी सजा हो, जो कोई भी जुर्म है आपका, तो उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट, जैसे मान लीजिए इसका 499 आईपीसी का 2 साल है, तो 2 साल की सजा आप दे देते हैं। जब सिंघवी साहब ने बहस किया तो उन्होंने ये भी कहा कि आई एम नॉट अ रेपिस्ट, आई एम नॉट अ मर्डरर, आई एम नॉट अ किडनैपर। मैं ना मैंने किडनैपिंग की है, ना मैंने मर्डर किया है, कोई मैंने ऐसा कोई जघन्य अपराध नहीं किया जिसमें जी। कल मैं बहुत सारी डिबेट सुन रहा था और वहां पर ये सवाल आया भी। अभिषेक मनु सिंघवी जो
राहुल गांधी के वकील हैं, कांग्रेस की तरफ पक्ष रख रहे थे, लेकिन किसी ने वो मुकदमे लगाए भी नहीं थे उनके ऊपर। ये दूसरे पक्ष ने कहा। आप कोर्ट में कह सकते हैं कि मैं रेपिस्ट नहीं हूं, मैं दंगाई नहीं, लेकिन मुकदमा तो मानहानि का ही लगा है ना, मुकदमा इन सब मामलों में लगा भी नहीं है। तो हमारा क्रिमिनल इंसिडेंट देखा जाता है। अगर मान लीजिए कि आप आपराधिक किस्म के लोग, अपराधी प्रवृत्ति के हैं और मेरा पहला कोई मामला है, तो कोर्ट इस मामले को जरूर देखता है कि आपका क्रिमिनल इंसिडेंट क्या रहा है, आपका जो आपराधिक इतिहास रहा वो कैसा रहा है। अगर किसी का आपराधिक इतिहास रहा है तो कोर्ट उनके मामले में थोड़ा सख्त होता है। जिसको पहली बार किसी का मामला होता है तो उसमें थोड़ा सा नरमी कोर्ट दिखाता। तो ये कहने का मतलब उनका ये था कि कोई ऐसा मामला मेरा नहीं था, एक डिफेमेशन का मामला है, एक वो समुदाय पूरे देश में अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो 13 करोड़ के लगभग आबादी आती है, लेकिन एक आदमी केवल आता है डिफेमेशन फाइल करने। वो डिफेमेशन मेरे अगेंस्ट फाइल करता है, किसी विशेष पार्टी का डिफेमेशन फाइल करता है और मेरे खिलाफ ऑर्डर हो जाता है, लेकिन और कोई 13 करोड़ में से और कोई नहीं आता है। ये एक विशेष टिप्पणी थी उनकी कि अगर ऐसा ही मानहानि का ऐसा कोई केस था या फिर सभी लोग प्रभावित हो रहे थे तो कोई और क्यों नहीं आया, केवल एक आदमी आता है। और एक बात और है कि स्पीचेस मैंने बहुत स्पीचेस में देता हूं, जब एडवोकेट बहस करते हैं तो अपने आप को ही एक्यूज की तरफ से एड्रेस करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मैं स्पीचेस देता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि पुराने स्पीच, क्योंकि बहुत सारी स्पीचेस हम लोग देते हैं जब हम भाषणों में जाते हैं, मंचों में जाते हैं, तो मुझे वो याद भी नहीं कि मैंने क्या कहा था क्या नहीं कहा था। तो उसमें जज ने भी कहा कि हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे आप लोग स्पीच देते हैं, लेकिन आपको जो भी आपने भाषण दिया वो दैट वाज नॉट इन गुड टेस्ट। वो उन्होंने बोला कि गुड टेस्ट में नहीं था और आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, आगे जब आप भाषण दें तो इस पर आपको ध्यान देने की। और मुझे लगता है कि सारे नेताओं को इस बात पे जरूरत है कि जब आप भाषण देते हैं मंचों से बढ़ चढ़ के, जब आपको भीड़ दिखती है तब आप ये भूल जाते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं। तो उसमें इस बात को देखना चाहिए, ध्यान जरूर देना चाहिए, नहीं तो ये जो वनवास राहुल गांधी का कुछ दिनों के लिए था, हो सकता है कि आप राहुल गांधी जैसे ताकतवर नेता ना रहे हो तो आपका वनवास परमानेंट हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात। और रुद्र जी ने लगभग कोर्ट रूम के अंदर के पूरे हालात और जिस परिवेश में, लेकिन एक सवाल पर अभी भी रुद्र जी आपके साथ मैं बना रहूंगा। आपने कहा कि ये देखा जाता है कि आपका इतिहास, निचली अदालत ने और हाईकोर्ट ने जो इस मामले में टिप्पणी की थी वो दोनों टिप्पणियां महत्वपूर्ण है। उन्होंने तो हैबिचुअल ऑफेंडर तक कहा ना, उन्होंने कहा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देने के आदी रहे राहुल गांधी और इसके पूर्व के भी उनके इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। ये निचली कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था जी। लेकिन देखिए, इसी दलील को अभिषेक मनु संघ भी दे रहे थे कि नहीं मैं अपराधी नहीं हूं, मैं जी देखिए, अपराधी आदमी को तब माना जाता है जब आप किसी केस में कन्विक्शन हुआ हो। राहुल गांधी किसी केस में अभी तक कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, तो ये उन्होंने कहा कि जितनी मामले मेरे खिलाफ पेंडिंग है वो सारे मामले किसी विशेष पार्टी के द्वारा लगाए हुए, किसी विशेष पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा लगाए हुए हैं और वो सारे मामले ऐसे चल रहे हैं। मेरा किसी भी मामले में कन्विक्शन अभी आज तक नहीं हुआ है। तो जब हम क्रिमिनल किसी को, ये एकमात्र मामला भी नहीं है जो उन पे चला। जी राम कृपाल जी बीच में आना चाहते हैं। ये नहीं होता कि आप कन्विक्ट हुए। मेरे ऊपर खुद एक केस चल चुका था मेरे अखबार में। एक कोई स्कूल का मामला था। रिपोर्टर ने हमारा लड़के का तो नाम नहीं लिखा लेकिन वो स्कूल का नाम लिख दिया। तो ये एनजीओ है, वो चले गए कोर्ट में। मेरे ऊपर वो मुकदमा, सब संपादक होने के नाते मेरे ऊपर मुकदमा चला जुवेनाइल कोर्ट में। मैं वहाँ गया, मैं भी गया और विकास सिंह टाइम्स ऑफ इंडिया के दोनों के लोग जी। अब वो चलता रहा। बाद में जज ने, सामने ही बात हुई, हमारा वकील, तो मैंने कहा कि गलती हुई है। हमारे वकील कह रहे हैं कि अरे भाई ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, दोबारा होगा तो आपको नहीं। हमने कहा कि नहीं, गलती हुई है मुझसे और एक संपादक के नाते मैं लेता हूँ, अज्ञानता है हमारे रिपोर्टर की, उसने, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो जज ने भी कहा कि देखिए, लीगल टर्म में अगर आप आज माफ़ी मांग रहे हैं मीन्स हम आपको माफ़ी पर छोड़ रहे हैं, तो दोबारा अगर ये चीज़ होगी तो ये आपको फिर माफ़ी नहीं मिलेगी। ये बाकायदा हुआ। और राहुल गांधी चूंकि माफ़ी सुप्रीम कोर्ट में मांग चुके हैं, ये तथ्य रखिए। उसमें कन्विक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप जेल जाएं ही। जज ने गलती स्वीकार किया राहुल गांधी ने। अगर आप अपॉलॉजी दे रहे हैं इसका मतलब यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। इस केस में जज ने कहा कि आप माफ़ी मांग लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो सवाल इस बात का है कि अदालत ने भी, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो कही ना, उन्हें ये नहीं कहना चाहिए। मतलब जो एक्ट है जिस पर आप जिद पर अड़े हैं कि ये रॉन्ग डूइंग नहीं है, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि एक्ट, वेदर एक्ट इज पनिशेबल और नॉट। दूसरा है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट।
उस पर रोक लगाई हुई है। लेकिन जो गवई जी ने, जो एक जस्टिस ने कहा है कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहता हूं, एक और चीज, भले उससे 2 साल का पनिशमेंट है एक सब्जी वाले के लिए, और एक जो सार्वजनिक पद पर जिसको देश चलाने जा रहा है। आप यूं कहिए कि एक शंकराचार्य और एक सिपाही, अगर शंकराचार्य से अभद्र भाषा निकलती है तो 2 साल का पनिशमेंट शंकराचार्य को देंगे या 2 साल का पनिशमेंट उस आदमी को देंगे, ये भी फर्क पड़ता है। आप लीनियंसी इसलिए बढ़ती जाए कि चूंकि आप लीडर हैं। मेरा हिसाब से तो है कि अगर आप एक जिम्मेदार पद पर हैं और देश चलाने की बात हो रही है तो, और बार बार आप एक बार माफी मांग चुके हैं, तो मैक्सिमम पनिशमेंट जज दे सकता है। ये मेरी अपनी मानना है। अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, जिसलिए मैंने कहा कि ये मामला अभी आगे चलेगा। और ऐसा नहीं है कि देखिए ऑब्जर्वेशन है, वर्डिक्ट नहीं है। जो ऑब्जर्वेशन है, जज बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, उठा के देख लीजिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। एक जज ने दूसरे पर ऑब्जर्वेशन को रद्द कर दिया। तो ऑब्जर्वेशन, मैं ये कहता हूँ परसेप्शन भले हो, लेकिन राहुल जिस बात पर अड़े हुए हैं कि नहीं मैंने जो कहा था वो गलत नहीं है, यानी वो दैट इज नॉट ए रॉन्ग डूइंग, इस बात पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नहीं करना चाहिए आपको। गलत बात। अल्टीमेटली क्या होगा कि बिना माफी मांगे आप बरी नहीं हो सकते हैं, चाहे वो कितना भी दिन तक चले, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, बिकॉज दोनों चीजें अलग हैं। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कुछ भी नहीं हो, बट यू हैव टू, जैसे होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, एक दिन के लिए संपादक को खड़ा कर दिया जाता है। ये क्या नाम था, वो कल्याण सिंह को दिन भर के लिए शायद कोर्ट ने खड़ा किया था। आप ऐसे मामले है ना, दिन की जेल की सजा हुई थी। हाँ, एक दिन उनको अंडर डिटेंशन रखा। अंडर डिटेंशन मतलब सजा तो ये भी दे देता है कि भैया आप हाउस में खड़े रहिए 2 घंटे तक, जैसे स्कूल में। तो खैर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महत्वपूर्ण बात की रामकुमार जी, फिर से आऊंगा प्रेम कुमार जी आपके पास इसी बात से आना चाहता हूं कि जो भी हो, ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पे हैं। दलील यही दी गई कि सार्वजनिक जीवन में है और वायनाड के जो लोग हैं उनके साथ गलत हो गया, उनके जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व है उसका हनन हो गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दी है, एक तो वो तात्कालिक है, पूर्ण राहत नहीं है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये माना है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय भी अपनी सीमा में रख करके ही बात करता है, और जो नेता होता है, जो नेतृत्व करता होता है, वो सिस्टम को आईना दिखाता है, नेतृत्व करता है। हम तो ये मानते हैं कि राहुल गांधी कन्विक्ट ही क्यों ना हो जाएं, उनको एक दिन की सज़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन राहुल गांधी का ये स्टैंड कि हमने जो बोला है सही बोला है, वो फिर भी गलत नहीं होगा। यानी सत्य का भी एक पक्ष होता है, और जो डिफाइंड कानून है उसके तहत सही या गलत भी एक पक्ष होता है। अदरवाइज मैं आपको टोक रहा हूं प्रेम कुमार, लेकिन सत्य का एक पक्ष होता है का मतलब ये है कि क्या सचमुच सारे मोदियों को लेकर इस तरह की बात कही जानी चाहिए? देखिए, हम जो बात करें उनके शब्दों के मायने को लेकर के, वो ये कह दे मेरा मायना ये नहीं था, वो तो ये कह ही नहीं रहे। वो तो कह चुके हैं ये। नहीं, कोर्ट ने कहा था कि हमारे, उन्होंने माफी नहीं मांगी, हमारा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं था। ये तो देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, महीने में जाया जाए इस बात की जो मैं कह रहा हूँ कि शब्द जो कहे गए उसके मायने कुछ हो सकते हैं, कानूनी दायरे में हो सकता है, तकनीकी रूप में वो फंस जाएं, वो कन्विक्ट हो जाएं, लेकिन जो फोकस है वो है भ्रष्टाचार, वो है क्रोनी कैपिटलिज्म, या फिर भगोड़ों का साथ देना, या फिर खास लोगों को सरकारी संरक्षण देना, यहाँ पर फोकस है। और यहाँ पर अगर एक पॉलिटिशियन नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? पॉलिटिशियन को अगर सजा मिलती है तो भुगतना ही न्याय का रास्ता है। हम सजा भुगतेंगे लेकिन सही बात बोलेंगे, अदरवाइज 144 धारा हम क्यों तोड़ते हैं? पुलिस तो 144 धारा लगा के रखती है, हम जबरदस्ती प्रदर्शन करते हैं, हम जाएंगे जेल, हम करेंगे प्रदर्शन, हम कानून तोड़ेंगे। कहना है कि अगर हमारी बात सही लगती है तो कानून तोड़ना पड़े तो तोड़ देना चाहिए, और राहुल गांधी जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को भी ये करते रहना चाहिए। मैं इसको फिर से बोलता हूं, महात्मा गांधी जी पर भी डिफेमेशन का केस लगा, बाल गंगाधर तिलक जी पर भी डिफेमेशन का केस लगा, उनको भी जज ने कहा कि आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे ना।
ये तो देखने का और वो- नजरिया है ना, आजादी तो के बाद अंग्रेजों आप के बोल कानून रहे हैं। थे, ये तो आप- हमारे स्वतंत्र भारत के कानून है जो आप हमने बनाए आप सुन लीजिए, तो हमको इनका आप सुन पालन नहीं लीजिए। करना चाहिए। जब वो इंसिडेंट हुआ होगा तब ये नजरिया नहीं होगा ना कि आजादी के पहले और आजादी के कुमार जी, बाद। मुद्दा ये मैं फिर से लाता हूँ जो रामकृपाल जी कह रहे थे कि अगर एक शंकराचार्य है और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है और वो अगर गलत भाषा का प्रयोग करता है तो समाज में एक गलत नजीर बनती है, क्या ऐसी नजीर बननी चाहिए? मैं फिर कह रहा हूं कि सिर्फ भाषा का मुद्दा ही नहीं है ये, भाषा पर हम लटके हुए हैं। भाषा का जो कानून कंटेंट है है, भाषा पर अदालत में बात हो रही है, लेकिन भाषा का जो कंटेंट है वो कंटेंट भ्रष्टाचार को संबोधित कर रहा है। देश की अदालत जो है ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के लोग आज उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनका नाम नीरव मोदी है, जिसका नाम ललित मोदी है। उसके लिए राहुल गांधी का विरोध करते करते उस हद तक जा चुके हैं कि वो नीरव मोदी के साथ खड़े हैं, वो ललित मोदी के साथ खड़े हैं। ये जनता का परसेप्शन है, हम भाषा की जनता का नुक्ताचीनी में लगे परसेप्शन हुए है। हैं। और राहुल गांधी, विनोद जी, बहुत देर से आपके पास बहुत सारे तथ्य जुट रहे थे, आप कहना चाह रहे थे, अब आप बताएं। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है, मेरी अपनी जो राय है, सारे मोदी जो है वो क्या एक ही बिरादरी के हैं? पहले तो ये इस पर बात होनी चाहिए कि 13 करोड़ लोग। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं, घाची समुदाय से आते हैं। ललित मोदी और नीरव मोदी मारवाड़ी हैं। सोराब मोदी, रूसी मोदी, पीलू मोदी ये पारसी थे। तो मोदी सरनेम कोई एक जाति का नहीं है। ये जो बार बार नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मोदी पिछड़े, ये बिल्कुल बुनियादी तौर से गलत है, नंबर 1। नंबर 2, इसी देश में लंबे समय तक ये कहा जाता था नैरेटिव कि सारे मुसलमान तो आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों हैं? सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान हैं। ये क्या था भाई? क्या सारे मुसलमानों को आप कटरे में नहीं खड़ा कर रहे थे? और ये बड़े बड़े नेता कहते थे अपने भाषणों में। वो अलग बात है, कोई कोर्ट नहीं गया, जाना चाहिए था कोर्ट, किसी को नहीं गया तो ठीक है, वो चल गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी का जो भाषण था उसमें ये नहीं कहा उन्होंने सारे मोदी चोर होते हैं। उन्होंने कहा, नाम लिए 3 लोगों के, नीरव मोदी और ललित मोदी, और कहा कि ये इनके जो जैसे इनके सरनेम मोदी क्यों होते हैं सारे चोरों के। तो ये उन्होंने सही कहा, गलत कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैड टेस्ट में। मैं भी कहता हूं कि अगर वो ना कहते तो ज्यादा बेहतर होता, और इस चीज को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता था, जिससे शायद उनमें मानहानि भी नहीं होती, उनकी बात भी हो जाती। वो सलीके का एक सवाल है, वो बिल्कुल सही। लेकिन इसके पहले अभी तो ये फैसला कोर्ट में जाएगा, मामला ट्रायल कोर्ट से शुरू होगा। ट्रायल कोर्ट से तो हो चुका है, सेशन कोर्ट से इसके मेरिट पर होगा कि भाई मानहानि हुई है कि नहीं हुई है। फिर उसके बाद जो फैसला होगा, फिर उसके खिलाफ कोई पक्ष जिसके खिलाफ फैसला होगा हाई कोर्ट जाएगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आएगा, तब इसमें मेरिट पे होगा। लेकिन राजनीतिक नेताओं में चूंकि राहुल गांधी पर मुकदमा हो गया इसलिए मामला गर्म हो गया, वरना तो इतने भाषण उठा के आप देख लीजिए 1947 से लेकर के आज तक जो है, और 1860 में सीआरपी या आईपीसी बना था, पहला केस है जिसमें अधिकतम पनिशमेंट दिया गया। जबकि जो कानून है जनप्रतिनिधित्व वाला, उसमें यह है कि 2 साल या उससे ऊपर की सजा होने पर सजा रद्द होगी, चुनाव लड़ने का योग्य होगा। यानी ये माना गया गंभीर अपराध में जो कन्विक्ट होगा, उसका आशय यही है, वकील साहब बैठे हुए हैं, कि जो गंभीर अपराध में जहां मिनिमम सजा 2 साल की है और मैक्सिमम 10 साल, 8 साल, 15 साल, आजीवन जो भी है, यहाँ 1 से 2 साल वाली सजा नहीं है, क्योंकि 1 से 2 साल के बीच जो सजा होती है उस अपराध को उतना गंभीर नहीं माना जाता। इसलिए ये मानहानि का मुकदमा उस तरह से नहीं है जैसे हत्या का हो गया, बलात्कार का हो गया, डकैती का हो गया, जो गंभीर अपराध है। अब हो गया मामला, अब जज साहब ने इसमें अधिकतम सजा दे दी, जो शायद पहली बार किसी को मिली होगी, इतना गंभीर मान लिया उसको। ठीक है, उनका विवेक है, उस पर मैं सवाल नहीं उठाता, सुप्रीम कोर्ट खुद ही पूछ चुका है उस पर। लेकिन इसकी क्रोनोलॉजी में एक चीज देखिए, 1919 में शायद भाषण दिया था कोलार पे राहुल गांधी ने, उसके बाद एक केस दर्ज होता है, आता है मामला 1920 में, 1921 में इसमें ट्रायल शुरू होता है, और 1922 फरवरी तक, मतलब 2022 फरवरी तक इस मामले में सारी हेयरिंग कंप्लीट हो जाती है और फैसला लिखा जाने लगता है। उस वक्त जो पिटिशनर होते हैं वो हाई कोर्ट जाते हैं और वो उसको स्टे कराते हैं कि कुछ कारण दे करके, और जब ये मसला पूरा पार्लियामेंट का होता है और जज साहब जो फैसला लिख रहे थे उनका ट्रांसफर हो जाता है, नए जज साहब आते हैं, तो फिर वो मामला जो है वहां से रिवोक करा के वो लाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है ये अपने आप में सवाल खड़े करती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीति ने प्रभावित किया है फैसले को? फैसले को नहीं, प्रक्रिया को।
फैसला तो जज ने अपने विवेक से दिया होगा, अपना उनका जो भी, लेकिन जो पिटिशनर साहब हैं उन्होंने, उनकी जो प्रक्रिया थी पूरे केस में, पहले स्टे कराने की, फिर स्टे वापस लाने की, और वो राजनीति से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि खुद भाजपा के एमएलए हैं, वो मंत्री भी रहे हैं गणेश मोदी। तो जाहिर है जब आप पार्टी के सदस्य हैं तो आप, और इतना बड़ा फैसला आप बिना राजनीतिक पार्टी के अनुमति के या स्वीकृति का ले नहीं सकते। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता अगर ऐसे मामला, अगर कोई कांग्रेस का पदाधिकारी मोदी जी के खिलाफ या नड्डा जी के खिलाफ या अमित शाह जी के खिलाफ मुकदमा करने जाएगा तो अपनी पार्टी से जरूर पूछेगा, चाहे वो लिखित में नहीं पूछेगा लेकिन मंजूरी लेगा। तो इसलिए जो है ऐसे मामलों में ये, आप याद कीजिए विश्वनाथ चतुर्वेदी ने मुकदमा किया था मुलायम सिंह पर, तो उसको इसी आधार पर चुनौती दी गई थी कि ये राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता है, इसलिए इसके पीछे राजनीतिक मंशा है। तो इसलिए ये सवाल उठते हैं। आज राहुल गांधी को सिर्फ कन्विक्शन का स्टे हुआ है, वो अब इससे बड़ा जो सवाल आगे का है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या स्पीकर उतनी तत्परता के साथ उनकी सदस्यता की बहाली करते हैं जिस तत्परता के साथ उनकी सदस्यता रद्द की गई थी, या अभी उसमें वो विचार करेंगे, विवेचना करेंगे या समय लगाएंगे। तो इस पर तय होगा कि चीजें राजनीतिक रूप से कितनी प्रभावित है और कितनी नहीं प्रभावित है। राजनीतिक रूप से चीजें कितनी मैं यहाँ से आगे क्या होगा उस पर जाना चाहता हूँ रुद्र जी के पास, लेकिन रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त, हस्तक्षेप आप कुछ करना चाह रहे थे? नहीं, मैं केवल ये कहना चाह रहा था कि देखिए दो चीजें होती हैं, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। अगर इतना सा भी आपका कोई मौका होगा, अगर आप तिल होगा तो उसका तार बनाएंगे। आप बीजेपी से क्यों हमदर्दी कोई रख रहा है कि वो कांग्रेस की मदद करेगी? अगर कांग्रेस में चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, कहीं से भी उसको मौका मिलेगा तो उसका उपयोग दुरुपयोग के लेवल तक पार्टियां करती हैं। ये दोनों पार्टियां हैं। कल को बीजेपी में अगर कहीं कुछ मिल जाएगा, कितनी बार कहा कि अमित शाह जो है वो तो हत्यारे हैं, पता नहीं क्या क्या कहा गया कि मर्डरर है, फलाना है, ढकाना है, तड़ीपार। देखिए मैं एक चीज कहता हूं, इस बात को तो डिफेंड नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो सही है। अगर आपको उस पद पर सिर्फ एक नहीं, चौकीदार चोर है या और तमाम तरह की राफेल फलाना ढकाना, तो देखिए एक अदालत में 50 चीजें होती हैं। एक गालिब का है कि हम ही बदनाम हो गए मिर्जा, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। सवाल इस बात का है कि वकील साहब हैं, टार्टियस लाइबिलिटी जो होती है, इवन अगर रात को आप किसी को फोन कर दें, वो डैमेजेस के लिए फाइल कर देगा, देना पड़ा है। दोनगू वर्सेस स्टीवेंसन जो हम लोगों को लॉ में पढ़ाया जाता सबसे पहले, एक केस है टार्टियस लाइबिलिटी का। तो ऐसा है कि हिंदुस्तान में टॉलरेंस है भाई, हम नहीं जाते। लेकिन देशों में तो लगातार छोटी छोटी बातों पर लोग, मैं आपको बताऊं, मेरे ऊपर एक केस चल चुका है। एक इतनी बड़ी 5 लाइन की खबर थी कि एक CGHS के कर्मचारी थे, उनका ट्रांसफर हो गया और उसमें एक जगह लिख दिया गया कि इन पर कुछ आरोप थे इसलिए ट्रांसफर हुआ, इनको दंडित किया गया ट्रांसफर। मेरे ऊपर केस चला और बाकायदा जुडिशरी ने कहा कि ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट, कैसे लिख दिया। और वो आदमी लड़ता रहा, अंत में मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी और फ्रंट पेज पे छापना पड़ा। अब आप बताइए कि उसमें मैं सिंपल सी चीज़ थी कि इसका तबादला हुआ है और इन पर कुछ आरोप थे इसलिए एक तरह से इनको पनिश किया गया है जी। इस खबर पर मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी जाके, और कोर्ट में पहली बार मुझे हुआ कि पनिशमेंट इज ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट, यू कैन नॉट राइट इट। तो यही महत्वपूर्ण बात है कि जवाबदेही की बात है। अगर इस स्तर पर इस तरह की जवाबदेही है तो जो सार्वजनिक जीवन में है उनको अधिक जवाबदेह होना होगा, नहीं तो आप मौका दे रहे हैं अपने विरोधी को। और राजनीति तो विरोध का ही खेल है सारा। आप अपने विपक्षी से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो हमदर्दी जताएंगे इस मौके का? मैं इस बहस को अगले स्तर पर ले जाऊं जहां हम इस जो पूरा फैसला आया इससे इंडिया वर्सेस एनडीए में क्या होगा, उसके पहले रुद्र जी आपको लाना चाहता हूं, अब इसमें क्या होगा? ये जो सजा है इस पर आगे कैसे, अभी तो राहत है केवल, अब इसके कानूनी पहलू क्या क्या हैं? कब तक ये, क्या 2024 के चुनाव हो जाने तक वो इसी तरह संसद के सदस्य बने रह पाएंगे? बहाली कब होगी ये तो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम बात करेंगे। कानूनी अब पहलू इसके आगे के क्या क्या हैं? देखिए, मैं इस बात का जवाब दूं उसके पहले रामकृपाल जी से एक बात का जवाब देना चाहूंगा कि जो ये कह रहे थे कि एक जो अपराध होता है, अगर कोई शंकराचार्य करता है और एक चपरासी करता है तो उस पर सजाएं एक जैसी नहीं होनी चाहिए।
हालांकि आईपीसी हमारी ऐसा कुछ बात नहीं करती है, हमारे मनुस्मृति बात करती थी, लेकिन मनुस्मृति की बात करेंगे तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, तो उसकी हम बात नहीं करें। हालांकि मनुस्मृति इस बात को कहती थी कि अगर कोई ब्राह्मण अपराध कर रहा है उसी के लिए तो उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, कोई शूद्र अपराध कर रहा है तो उसको कम सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारी आईपीसी में सबको समान, वो तो पट्टीबंदी है न्याय की देवी तो पर, वो सबको समान देखती है, उसकी तुला तो हम बराबर उस है। पे ना जाए, हालांकि ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने बात कही कि कानून हमारा 1860 में बना था, अंग्रेजी बना के गए थे, वही अभी हम तक बहुत अंग्रेजों के बड़े अंधभक्ति से फॉलो कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उस कानून में। पता नहीं कब कोई का ऐसा कानून मंत्री आएगा जो कहेगा कि नहीं ये 1860 में नहीं 1960 में कम से कम कानून बने, या अगले आने वाले 1923 के बाद 2023 के बाद कोई कानून बने। ऐसा कुछ बने तो शायद कुछ उसमें तब्दीली लाई जा सके। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे कि देखिए पहला चरण तो ये होगा कि हो सकता है शायद इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने कहा भी कि हमने लेटर लोकसभा स्पीकर को दे दिया है कि हमारा ये स्टे जो है कन्विक्शन स्टे हो गया है, तो लोकसभा स्पीकर के पास अब उनके पास विचाराधीन है, वो जब चाहेंगे तब वो ऑर्डर पास कर देंगे कि उनका समय सीमा नहीं है। नहीं, समय सीमा तो देखिए जो लिली थॉमस का जजमेंट है 2013 में जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये कहा गया था कि वंस यू आर कन्विक्टेड इन एनी केस 2 साल या 2 साल से ऊपर एट द टाइम आपकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी एट द सेम टाइम। तो उस पे तो उन्होंने तत्परता दिखा दी कि भाई, लेकिन वो तो इप्सो फैक्टो होता है ना जी, कि द मोमेंट जजमेंट आया आपकी सदस्यता खत्म हो जी, गई। और इसमें केरल के सांसद का मामला भी था कि उनकी रिस्टोर होने में बहुत वक्त लग गया था जी, जो राहुल गांधी उनको के भी सुप्रीम कोर्ट आना 4 पड़ा। महीने लग गए थे उसको, सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। उनको हाँ, वो सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में जाके लड़े राहुल गांधी का ही हवाला लेकर हाँ। कि इनको तो आपने रद्द तुरंत किया, मेरी बहाली क्यों नहीं कर रहे? बहाली के लिए, क्योंकि उनका हाई कोर्ट से कन्विक्शन, उनको 10 साल की सजा हुई थी, कन्विक्शन उनका खत्म हो गया था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आए। वो सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा जिस दिन लगने वाला था उसके सुबह ही उन्होंने रिस्टोर कर दिया। जिस दिन मुकदमा लग रहा था उसके सुबह, तो हो सकता है कि शायद अगर ये ना करें तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ही उनको एक एप्लीकेशन उसी यही मैं जानना चाह रहा था कि मान लीजिए 48 घंटे में फैसला नहीं हुआ, मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव की बहस में राहुल गांधी दिखेंगे कि नहीं, अब सबसे बड़ा सवाल फिजाओं में ये तैर रहा है। तो क्या मतलब कांग्रेस के जो वकील हैं उनके पास क्या विकल्प है? क्या उनको फिर से बहाली के लिए भी दरवाजा खटखटा? नहीं, वो तो ऑर्डर अगर आ गया है, देखिए अगर सर, लेकिन अध्यक्ष मान लीजिए उस पर नहीं ले, वो टाइमलाइन नहीं है ना, वो बाध्य नहीं है तुरंत, बाध्य नहीं है। नहीं उसमें है नहीं, वो बाध्य नहीं। यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या संविधान में ऐसा कुछ वर्णन है? अभी कल आ रहा था लोकसभा स्पीकर का कि हमारे पास कोई अभी ऑर्डर आया नहीं है, वो तो मतलब उनका रिटर्न ऑर्डर पहुंचेगा, जैसे ही उनको करना ही पड़ेगा। वो तो करेंगे ही करेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बाउंड सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो करना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि जैसे इन केस वो नहीं करते तो वही, जैसे कि वो सुप्रीम कोर्ट गए जिस दिन सुबह लिस्टिंग थी उस दिन सुबह उसका राजनीतिक नुकसान होगा फिर। हाँ, फिर भाजपा पे बात आएगी। हम इसके राजनीतिक पहलू पर बढ़े, कानूनी पहलू का एक आखिरी सवाल जो हमारे पास कल दर्शकों ने भी हमारे लाइव में बहुत पूछा कि सजा पर जो रोक लग गई है वो फिर से बहाल कैसे होगी? क्या किसी को फिर से याचिका लगानी पड़ेगी कि भाई बहाल कैसे होगा? आप देखिए सामान्य लोगों के लाइव में लोग बहुत सवाल नहीं बिल्कुल, बहुत लोगों का, क्योंकि लोगों को तो उतना आइडिया नहीं होता लीगल का, बहुत सारे जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हम लोगों को भी दूसरी अदालतों का बड़ा समझना पड़ता है, क्योंकि कानूनी सिस्टम इतना पचड़ा हुआ है कि उसी कानून पे निचली अदालत ने सजा दी, उसी कानून पे रोक हटाई, उसी कानून तो सेम है। वही सुप्रीम जब तक नहीं होगा, वही सुप्रीम कोर्ट में भी कभी कभार ऐसा होता है कि 2 जजेस की बेंच कुछ और कहती है, 3 जजेस की बेंच कुछ और कहती है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाना पड़ता है, तो वो उस पर हम बाद में बहस करेंगे। लेकिन अभी देखिए सेशन कोर्ट के सामने मामला पेंडिंग है। सेशन कोर्ट अब इस मामले को जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है उसको अब वो सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी लिखा है कि हम मेरिट, इस केस की मेरिट पे हम कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट पे कुछ कह देता है तो उसका प्रभाव निचली अदालतों पर पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने एक लाइन वो सुप्रीम कोर्ट जरूर लिखवाता है कि वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन द मेरिट ऑफ द केस। तो मेरिट ऑफ द केस पे उन्होंने कुछ नहीं कहा है। अब वो जो केस का क्वांटम होगा, केस का जो भी 125 पे का जजमेंट ट्रायल कोर्ट का है वो सेशन कोर्ट के पास आएगा, सेशन कोर्ट पे अब चलेगा, सेशन कोर्ट उस बात को तरजीह करेगा। हालांकि देखिए जब हम अपील में जाते हैं तो जो गवाहियां वगैरह हो चुकी होती है उन गवाहियों को फिर से नहीं कराया जाता है। जो गवाहियां हो चुकी हैं, जो साक्ष्य ऑलरेडी कोर्ट में मौजूद होते हैं, उन्हीं पर लॉ पॉइंट पे बहस करके, लॉ पॉइंट पर देख के कि क्या इसमें भी मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है, क्या अभी तक के जो जजमेंट्स रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, वो क्या रहे हैं ये 499 आईपीसी में, तो उन सारे तथ्यों का आधार पर देख के उसमें जो है ये लोग अपना काउंटर। मैं समझ गया। दो ही सवाल है बहुत सीधे, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, अगली बहस पे भी जाना है। निचली अदालत के पास अब 2 विकल्प हैं, या तो वो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए उसके मुताबिक सजा को या तो कम कर दे या फिर उसी सजा को बरकरार रखे, यही 2 विकल्प हैं। देखिए सजा को तो आप देखिए बरकरार रख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं रख सकते, क्योंकि अभी स्टे हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की इस
रोक के बावजूद भी निचली अदालत कह सकती कि नहीं हमारा फैसला सही है और हम 2 साल की देना। और फिर उसके बाद उनको फिर से सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा कि वो क्योंकि वो जब पूरी प्रक्रिया जब हो जाएगी तो पूरी प्रक्रिया के बाद हो सकता है उनको लगेगा, हालांकि अब वो ऐसा करेगा नहीं कोई, क्योंकि देखिए जब सर्वोच्च न्यायालय कोई टिप्पणी कर देता है, छोटी सी 1 लाइन की भी टिप्पणी, और सजा अगर कम हो गई तो मामला वहीं खत्म हो गया, क्योंकि सजा भले कम हो जाए लेकिन सदस्यता वाले पे आंच नहीं अगर आएगी। देखिए इसमें सजा कम हो जाएगी तो सदस्यता तो इनकी पड़ी रहेगी, जो 83 अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद वो ऊपरी अदालतों में जाएंगे। हो सकता है कि स्टेट जाए इस बात के लिए, पूर्णेश मोदी जो है वो इस बात के लिए जाए कि नहीं ये सजा इनको बढ़ाई जाए, और ये जाए कि हमारी सजा कम की जाए। तो दोनों पार्टी जो है तो मामला अभी अदालत के बाहर नहीं आया है, राहुल गांधी संसद में पहुंचेंगे नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। विनोद जी, ये जो रोक हटी इसके बाद क्या INDIA अधिक मजबूत होगा? एक बड़ा परिवर्तन ये आया पटना से बंगलुरु के बीच में कि पटना में नीतीश कुमार इसके अगवा के रूप में दिखाई दे रहे थे पूरे मोर्चे के, और बंगलुरु में कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ गई, बल्कि नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं नाराजगी सी नजर आई, और उसके बाद लालू यादव उस तरफ से प्रमुख हो गए, और इसीलिए कल जैसे ही फैसला है उसके बाद गले मिलते हुए राहुल गांधी और लालू यादव के फोटो वायरल हुए। तो इस पूरे फैसले के बाद INDIA का यानी जो विपक्ष का नया मोर्चा बना है उसके भविष्य कैसे देखते हैं आप? मैं तो उसका भविष्य ठीक देखता हूं, क्योंकि इस फैसले राहुल गांधी की जो भूमिका INDIA इंडिया जो है अलायंस, उसमें जो पहले थी वो अभी रहेगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से इस फैसले के बाद राहुल गांधी उसके अध्यक्ष बन जाएंगे या वो नेता को रूप में अपने को प्रोजेक्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस भूमिका में वो इस फैसले से पहले एक्टिव थे उसी भूमिका में वो अब एक्टिव रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कल लालू यादव चूंकि दिल्ली में थे और उन्होंने भोज पे बुलाया था, रात्रि भोज पर राहुल गांधी को, तो इसलिए गए और वो फोटो जो है सार्वजनिक हुआ। अभी INDIA के सारे नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। उसके बाद मुझे लगता है कि इस फैसले से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ा है और बढ़ेगा, उसका असर जमीनी स्तर पर कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि किसी भी पार्टी की सफलता की पहली बुनियादी शर्त है उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हो। तो जो मनोबल बढ़ा है उसका फायदा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भी मिल सकता है, और अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो बहुत सारे लोगों की थ्योरी ये है कि उससे इंडिया गठबंधन में टूट हो सकती है, वो डर जाएंगे क्षेत्रीय दल की भाई कांग्रेस बढ़ रही है। मैं इसका उल्टा सोचता हूँ, क्योंकि जब कांग्रेस या जो भी बड़ी पार्टी जीतती हुई दिखाई पड़ती है, जिसकी नाव मजबूती से चलती हुई दिखाई पड़ती है, बाकी सारी जो है उसी नाव में बैठते हैं। हारती हुई या डूबती हुई नाव की सवारी कोई नहीं करता है। 2013 और 14 में जब भारतीय जनता पार्टी की नाव बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और नरेंद्र मोदी जी एक शिखर नेता के रूप में उभरे थे, तब रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे तमाम नेता जो पानी पी पी कर कोसते थे बीजेपी को और मोदी जी को, वो लपक करके चले गए NDA में, इसलिए क्यों जीतती हुई नाव थी। अगर कांग्रेस 3 राज्यों में अच्छा करती है और उसका परिणाम उसके अनुकूल आते हैं तो उसकी ताकत बढ़ेगी, और उसका फायदा ये होगा कि मेरे हिसाब से, मेरा विश्लेषण है, इंडिया और मजबूत होगा, क्योंकि जो उसके घटक दल हैं उनको लगेगा कि कांग्रेस की स्वीकार्यता जनता में बढ़ रही है, तो इसका फायदा हमें भी मिलेगा और वो उसके साथ और तेजी से जुड़ेंगे। और बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ, हो सकता है तब जो 38 उधार है उनमें से 2-4 इधर आ जाएं देख करके, तो माहौल बंदी जो होती है, जो नैरेटिव बनता है, उसका फायदा मिलता है। इस फैसले से पहली शर्त यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने में किस तरह जुटते हैं और किस तरह 3 राज्यों के, 4 राज्यों के जो चुनाव होने वाले, 5 राज्यों के, उनमें कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस रहता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो मैं तो इसको NDA के लिए, इंडिया के लिए और कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव साइन के रूप में देखता हूँ इस फैसले को, राजनीतिक रूप से। और अगर स्पीकर साहब ने समय रहते फैसला करके उनकी सदस्यता बहाल कर दी तो वो विजयी मुद्रा में पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, नारेबाजी होगी, राहुल गांधी जिंदाबाद, वो सब जो नारे लगते हैं वो होंगे जो कांग्रेसी करेंगे। और अगर सदस्यता मान लीजिए तकनीकी कारणों का हवाला देगी, देर होती है उसमें बहाली में, तो शायद उसका नुकसान NDA या बीजेपी को ये हो सकता है कि जो कांग्रेस का आरोप है कि साहब राजनीतिक साजिश की जा रही है, उसको कहीं ना कहीं बल मिलेगा उस आरोप को। इसलिए बेहतर यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका पालन हो और समय रहते हुए जिस तरह तत्परता से सदस्यता रद्द हुई थी उसी तरह बहाल हो जाए। ये मेरा अपना विश्लेषण है। बाकी तो स्पीकर साहब को विवेक से तय करना है क्या करना है, और मेरा मानना ये है जी। जैसा कि आपने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, इसका एक दूसरा पक्ष है। अगर सदस्यता नहीं बहाल होती है तुरंत, तो जो ये आरोप लगता रहा है कि ये सारा मामला राजनीतिक पॉलिटिकल वैधता का है, वो एस्टैब्लिश हो जाएगा पब्लिक परसेप्शन में। जो लोगों के जनमानस में एक भावना होती है, वो उसको बल मिल जाएगा कि ये सारा कुछ राजनीतिक उसके विचार से किया जा रहा है।
नहीं भी अगर मान लीजिए सदस्यता बहाल होती है अभी फिलहाल और नो कॉन्फिडेंस मोशन में राहुल नहीं भी बोलते हैं, तो भी कांग्रेस के लिए जो परसेप्शन है वो स्ट्रांग होके उभरेगा कि कांग्रेस जो कह रही है वो सही कह रही है, और चूंकि सही कह रही है उसको दबाने के लिए ये सारा खेल पीछे से किया जा रहा है। तो ये चित भी मेरी पट भी मेरी वाली पोजीशन फिलहाल अभी कांग्रेस के लिए है। सदस्यता बहाल हो जाएगी तो वो हाउस में जाएंगे, भाषण देंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन की उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्या बोलेंगे वो तो वही जानते हैं। आजकल वो जो बोलते हैं उसका बहुत उसकी चर्चा हो जाती। नहीं भी उनको अगर बोलने दिया गया, हाउस में नहीं जाने दिया गया, तो ये तो मामला हर कोई सोचेगा ना कि गुजरात में हुआ तो इमीडिएट आपने एक्शन लिया, और यहाँ दिल्ली में बैठ के जो कोर्ट फैसला सुना रही है उस पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सारा कुछ विद्वेष की कार्यवाही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में है, जो कि इंडिया जो गठबंधन बना है उसके लिए भी एक अच्छा संकेत है। अच्छा संकेत है। वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे जब कल पत्रकार वार्ता कर रहे थे तो पूर्णिमा जी उन्होंने कहा भी था कि आपने 24 घंटे लगाए थे रद्द करने में, 48 घंटे में तो कम से कम इसको बहाल कर दीजिए, और 199 दिन बाद चुनाव है और चुनावी कवायद है। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये केवल सजा पर रोक हट जाने भर से और संसद की सदस्यता बहाल हो जाने से राहुल गांधी इतना बड़ा चेहरा हो जाएंगे कि वो INDIA के जितने घटक दल हैं उन सभी के लिए एक स्वीकार्य नेता के रूप में विपक्ष का चेहरा बनकर उभरेंगे? और क्या वो सचमुच इतना बड़ा चेहरा बन जाएंगे चुनाव के आते आते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विराट छवि है उससे टक्कर ले लेंगे? देखिए, ये हिपोथेटिकल क्वेश्चन हम खुद ही खड़ा करते हैं और खुद ही राहुल गांधी के लिए एक मुश्किल पैदा करते हैं कि आप नेता नहीं बन पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि हमें नेता बनना ही नहीं है, हम प्रधानमंत्री के लिए हैं ही नहीं, तो हम जबरन उन पर ये सवाल थोपते हैं। तो दरअसल हम ये कहेंगे कि 2019 में दिया गया एक वक्तव्य, जो उस समय घोषित हो चुके पप्पू के रूप में दिया गया वक्तव्य, आज राजनीति में पापा बन करके राहुल गांधी मौजूद हैं। पप्पू पापा बन चुके हैं, क्योंकि वही वक्तव्य आज राजनीति में एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि जो करप्शन को लेकर के उन्होंने कहा था, तब से लेकर अब तक क्या हुआ, नीरव मोदी को लाने के लिए, ललित मोदी को लाने के लिए, करप्शन के मामलों को लाने के लिए, तो हम तो अदालती नुक्ताचीनी में लगे हुए हैं। हम फिर से कंपेयर करते हैं, भाई राहुल गांधी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए में हम फंसना चाहते हैं। भगत सिंह को असेंबली में बम नहीं फेंकना चाहिए, उनको अलग तरीके से बात करनी चाहिए, लेकिन भगत सिंह ने कहा बम बहरी सरकार को सुनाने के लिए फेंक रहे हैं, हमको फांसी की सजा कबूल है। और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगेंगे, जो होना हो। तो ये लड़ाई है, लड़ाई नुक्ताचीनी की नहीं कि भाषा में इसने ये कह दिया, भाषा में उसने वो कह दिया। अरे सजा होता है तो हो, लेकिन मूल मुद्दा करप्शन है, मूल मुद्दा पॉलिटिकल संरक्षण है। ये राजनीति का पप्पू आज राजनीति का पापा बन चुका है, ये आज की सच्चाई है। रामकृपाल जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि प्रेम कुमार जी ने 2 बार अपने वक्तव्य में उनकी जो भी ये पूरा पॉलिटिकल मामला हो गया, बयानबाजी है, उसको कभी गंगाधर तिलक से, कभी भगत सिंह से और उनके बम से तुलना कर दी। क्या आपको लगता है ये नैरेटिव ठीक है? देखिए, प्रेम कुमार जी का उत्साह बना रहे उसमें कभी ना है। बहुत ही अच्छे इंसान, भावुक इंसान है। लेकिन हमेशा मैंने एक बात कही थी ना कि देयर इज ऑलवेज गैप बिटवीन रूल एंड रियलिटी। इच्छा एक होना कि ऐसा हो जाए, और होता क्या है वो अलग की चीज है। वो हमारी इच्छा से नहीं, उसको ऑब्जेक्टिव ढंग से देखना चाहिए। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाई सूरज न निकलता है न डूबता है, लेकिन हमारे अपने काम के लिए वो पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूबता है। कितना सच है वो हम भी जानते हैं, लेकिन मानते हैं। तो ये बात देखिए, इतना राजनीति इतनी आसान नहीं होती कि एक आपने ही गालिब पढ़ा था ना सर, तो यूं तो जन्नत की हकीकत सब जानते हैं, लेकिन मैंने मिलके खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हिंदुस्तान की आज की राजनीति किसी एक व्यक्ति के इस्टे मिल जाने से बदल नहीं जाती है। ये कांग्रेस को भी अच्छी तरह से पता है। देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ जी, मैं उस बात पे जा ही नहीं रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा, जैसा इन्होंने भी कहा कि कांग्रेस अगर जिंदा होती है, कांग्रेस जिंदा होने का मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि 2004 जब कांग्रेस को 143 सीटें आई थी, तो कांग्रेस सत्ता में आई ओनली फॉर 143 जी। सत्ता में इसलिए आई कि 40-45 सीटें वामपंथ की आ गई थी, और आंध्र और तेलंगाना इनके साथ थे। आज ना वो वामपंथ है ना आंध्र तेलंगाना है।
ये तो क्लियर कट है, आंध्र ठीक बात। तेलंगाना नहीं है। नहीं है। अभी जो कह रहे थे ना कि अब बहुत सारे लोग, अभी तो केसीआर से उम्मीद थी कि शायद वो केजरीवाल के सवाल पर इधर चले जाएंगे, पता नहीं। तो आंध्रा, तेलंगाना, ये सब सारी चीजें, उड़ीसा, ये तो आज एनडीए के साथ है। जी तो मेरा ये कहना है कि देखिए, स्विंग स्टेट जिसको मैं कहता हूँ वो 4 स्टेट है: पश्चिम बंगाल, बिहार, जी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये मिला के 210 सीटें होती हैं। और यही और निर्णय करेंगे। नहीं, और सुनिए, और दिल्ली और पंजाब अगर जोड़ लीजिए 230। इस 230 सीट में अगर कांग्रेस 100 सीट पाए 80 से 100 के बीच में, तब तो कांग्रेस 150 के ऊपर जा सकती है। लेकिन ये 100 सीट, इसमें से बंगाल में कितनी सीट ममता उनको दे देंगी, आज चाहे जितना बड़ा स्टे लग गया हो। अखिलेश कितनी सीटें दे देंगे उत्तर प्रदेश में। बिहार में कितनी सीटें मिल जाएंगी कांग्रेस को, जेडीयू और आरजेडी कितनी सीटें छोड़ देंगी। और महाराष्ट्र की जो हालत है, वहाँ पे कांग्रेस कितनी लड़ पाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर विनेबिलिटी फैक्टर को मैं 50% मानता हूँ, ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी 0 हो जाएगी, वो दहाई फिगर में आ जाएगी और कांग्रेस 300 पहुँच जाएगी। जिनको खुशफहमी है उनको हो, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि इन 230 सीटों में ये जो INDIA के लोग हैं, जी कितनी सीटें कांग्रेस को देंगे। 100 सीट जीतने का मतलब होता है कि मिनिमम 200 सीट पे लड़ा जाए। तो 50% विनेबिलिटी। विनेबिलिटी 50, मैं कहता हूँ 60% विनेबिलिटी मान लीजिए जी। अगर हो जी तो भी कितना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में ये तो नहीं होगा कि बीजेपी तीनों स्टेट में 0 हो जाएगी, जैसे कांग्रेस बंगाल में 0 हो गई, CPM 0 हो गई। वो बीजेपी की स्थिति नहीं है आज की तारीख में। और मैं कहता हूं कि बीजेपी अगर 300 से 100 सीट घट भी जाती है, मान लीजिए, तो 200 सीट होगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ये इनका गठबंधन है, अलायंस है, जनता पार्टी की तरह नहीं है, या जनता दल जो 88 में बना था वो भी नहीं। तो मेरा ये कहना, प्रैक्टिकल बात जब हम उस पर आते हैं तो सारी चीजें, कौन कितने पानी में खड़ा है, ये उस दिन होगा जिस दिन कांग्रेस की तरफ से या ममता की तरफ से या अखिलेश की तरफ से पता चल जाए कि हाँ, हम कांग्रेस को इतनी सीटें देने को तैयार हैं। या कांग्रेस जब लड़ेगी बीजेपी, और भाई अब तक तो यही है ना कि बीजेपी और कांग्रेस दो ही, तो सवाल इस बात का है कि सपा लड़ेगी, कितना लड़ेगी। मैं सिंपल कहता हूँ, मैं भी कल को जिस तरह से कर्नाटक में माइनॉरिटी वोट कांग्रेस तरफ गई है बाबरी विध्वंस के बाद पहली बार जी, और कांग्रेस को ये उम्मीद है कि ये सिर्फ कर्नाटक में नहीं होगा, बाकी जगह भी होगा, और ममता को भी इस बात का डर है, इसीलिए एक कांग्रेसी विधायक था उसको भी अपनी पार्टी मिला लिया बंगाल में। अखिलेश को इस बात का डर है कि अगर कहीं कर्नाटक की तरह माइनॉरिटी वोट खिसक गया कांग्रेस तरफ तो हम गए। इस डर के मारे थोड़ी सीटें हो सकता है ममता जी भी दे दें और अखिलेश भी दे दें, लेकिन फिर मैं वही कहता हूं कि 100 सीटें कम से कम इन 5 स्टेट में कांग्रेस की आएंगी, तो ही एक सम्मानजनक ढंग से कांग्रेस का। और पर सवाल ये है कि ये क्षेत्रीय दल फिर अपनी जमीन क्यों छोड़ेंगे, क्यों अपनी मेहनत से तैयार, मैं वही कह रहा हूँ तो ना, सच्चाई कुछ और है। अभी अग्नि परीक्षा जो है असली टेस्ट होगा उस दिन जिस दिन ये इस पर बात होगी। अभी तो एक है कि भाई चलो किसी शादी समारोह में जाते हैं, आज ये नाम लिख लिया कल वो ले लिया। जैसे हमारे गांव में बारात आती थी जी, तो ये होता था, दूसरे गांव के लोग आए हैं तो हम लोग आपस में क्या करते थे, एक से बोलते थे आप हमको डॉक्टर बोलिएगा, मैं आपको इंजीनियर बोलूंगा, वो थोड़ा माहौल बन जाएगा, कैसे हैं। तो ये इस तरह की भी चीजें होती हैं। अभी तो इंडिया वैसे ही है जैसे है, यथार्थ पर लड़ेगा तो कमल, लड़ेगा तो पंजा, साइकिल लड़ेगी, टीएमसी का जो भी तृणमूल है। हाँ, तो बेसिक बात मेरा कहना है कि अभी इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पहुंचना बहुत कठिन है। अपने तमाम वरिष्ठ पत्रकारी अनुभवों को लेकर राम कृपाल जी इस पूरे मामले को उस धरातल पर ले आए हैं जिस पर चर्चा दिलचस्प होगी, लेकिन समय कम है। पूर्णिमा जी, एक टिप्पणी आपकी, फिर हम अगले मुद्दे पर चले जाएंगे। वही एक टिप्पणी मैं करना एक टिप्पणी विनोद जी की, क्लोजिंग चलिए। ओके,
नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि पॉलिटिक्स में हमेशा 2+2 4 नहीं होता है। पॉलिटिक्स बहुत सारा परसेप्शन का गेम होता है। एक स्टे मिलने से राहुल गांधी बेशक बहुत बड़े नेता नहीं बने हो इंडिया के, लेकिन अगर कांग्रेस इसकी वजह से इतना अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लेती है कि वो बहुत बड़ी पार्टी बन के आती है लोकसभा इलेक्शन के बाद, तो बाकी पार्टियों को मजबूरी में उनको अपना नेता कबूल करना पड़ेगा। अभी गालिब पढ़ रहे थे रामकृपाल जी, आप निदा फाजली पे आ गई कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। हाँ चलिए आप बोलिए। देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इसमें। देखिए, जो ये वर्डिक्ट आया है ऑनरेबल कोर्ट का, इसको देखने वाली बात ये भी होगी कि कांग्रेस निचले स्तर तक कितना पहुंचा पाती है। देखिए, हम यहाँ ट्विटर पे बहस कर लें, यहाँ पे अंग्रेजी में ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, ठीक है, ये निचले स्तर पर कितना पहुंचा पाएंगे बहुत देखने, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ बैठ के ये दिल्ली में बैठ के लोग सोचते हैं कि पूरा जो है जग हमने जीत लिया है। तो ये जो है इसको निचले स्तर तक ले जाने की जरूरत है। अगर वो ले जा पाएंगे, इस बात को ये सेट कर पाएंगे कि नहीं ये हमारे खिलाफ साजिश थी, लोगों के जनमानस तक पहुंचा पाएंगे, तभी इसका कोई फल मिलने वाला, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। रुद्र जी हमारी बहस में हमेशा कानून की जानकारी के साथ साथ बहुत अच्छा पॉलिटिकल ट्विस्ट भी देते हैं, और बहुत अच्छी टिप्पणी इन्होंने की है अपनी कानून की जानकारी के साथ कि जमीन पर सच्चाई क्या है। विनोद जी आपकी। देखिए, रुद्र जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ, और रामपाल जी की बात से मैं काफी हद तक सहमत हूँ कि राह कठिन डगर है पनघट की, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं कोई 2 चीजें जोड़ना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो कानूनी स्थिति ये है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और प्री पोल अलायंस, जो प्री पोल अलायंस होता है उसको भी सिंगल लार्जेस्ट एंटिटी ही माना जाता है। तो अगर इंडिया गठबंधन, मान लीजिए स्थिति ऐसी आती है कि बीजेपी की सीटें 200 आ जाएं, 100 सीटें कम हो जाएं, या 40 सीटें कम, 50 सीटें कम हो जाएं बहुमत से, उसके बाद और इंडिया गठबंधन की सीटें ज्यादा हों उससे, तो उसको एक सिंगल एंटिटी माना जाएगा, क्योंकि प्री पोल गठबंधन बन चुका है। और तब राष्ट्रपति जी को निर्णय लेना पड़ेगा किसको बुलाएं। एक तो ये वैधानिक स्थिति है। दूसरी बात ये है कि निश्चित रूप से ये रामपाल जी जो जिन राज्यों का जिक्र किया, वो वहाँ कांग्रेस कमजोर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ लड़ाई में बराबर है, लेकिन अभी जो 2019 के रिजल्ट है उनके हिसाब से वो स्थिति उसकी अच्छी नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि 2019 और 2024 के चुनाव में बुनियादी तौर पर कई चीजें बदली हुई मिलेंगी आपको, और अभी थोड़ा और गंगा जमुना में पानी बहे तब और चीजें स्पष्ट होंगी। जो कि एक तो सीट बंटवारे वाला मामला उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा, कितना स्पेस देते हैं ये एक दूसरे को। दूसरा, मैं बार बार कहता हूँ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत कुछ नैरेटिव तय करेंगे, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। और एक बात जरूर मैं कहूँगा कि अदालतों के कई फैसले इस देश में कई बार बड़े गेम चेंजर साबित हुए हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ एक फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया, उसने पूरा नैरेटिव बदल दिया। गेम चेंजर उस शक्तिशाली इंदिरा गांधी जो है वो उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी और 70 में हार गई। एक छोटी सी अदालत का फैसला अयोध्या में आया, राम मंदिर का वो जो विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद थी उसका ताला खुलवाने का, उसने पूरा नैरेटिव बदल दिया। अब वही है कि जो अभी वकील साहब ने कहा कि अदालत के फैसले को कैसे नीचे तक कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाती है, ये उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसमें मैं एक संशोधन कर दूं, अदालत का फैसला बहुत पहले से अयोध्या में आया हुआ था। वो उसमें यह था कि ताला खोल दिया जाए, लेकिन सिक्योरिटी के कारण से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो उस पर रोक किए हुए थे। तो ये अदालत का फैसला उस समय नहीं आया था, वो जो पड़ा हुआ था। नहीं, ये टेक्निकल चीज आपको मालूम है। नहीं, मुझे अदालत का आदेश। रामकृपाल जी ने इस पूरे मुद्दे को अभी बता भी रहे थे, लखनऊ में बैठकर बहुत करीब से कवर भी किया है, तो वो सारी बारीकियां जानते हैं। कानूनी तकनीकी रूप से रामपाल जी की बात बिल्कुल सही है, लेकिन जनता के अंदर जनमानस में यही परसेप्शन है कि जो पांडे जी जज थे उन्होंने आदेश दिया, क्योंकि उन्होंने डीएम से एसएसपी से मांगा कि भाई सुरक्षा स्थिति क्या है बताइए। जब डीएम एसएसपी ने दे दिया कि सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है, तो उन्होंने उस आदेश को लागू कर दिया। जो अदालत तो था वो अदालत का ही, लेकिन सही है पहले से था वो एक तकनीकी पक्ष। मैं ये कह रहा हूँ कि अब बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार उस फैसले को जिस तरह जनता के बीच में ले गया, उसने पूरा नैरेटिव बदला। ऐसे ही इंदिरा गांधी वाला फैसला उसने भी बदला। अब इस फैसले को कांग्रेस कैसे ले जाती है, ये महत्वपूर्ण होगा।
अदालत के फैसले माहौल को बदलते रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर अदालत का जो फैसला आया है उसने कुछ हद तक कांग्रेस में उत्साह की लहर कायम की है और उसने ये बताने की कोशिश की है कि राहुल गांधी अब वापस शायद संसद में बैठेंगे, उनकी संसद की सदस्यता बहाल होगी। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने लगातार इस पर बयानबाजी की है और सत्यमेव जयते का ट्वीट किया गया है। तो कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि राहुल गांधी को अभी केवल कोर्ट से फौरी राहत मिली है, ऐसा नहीं है कि उनकी सजा खत्म हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की है कि जो उन्होंने कहा इट वॉज इन अ बैड टेस्ट, मतलब उनको इस तरीके से बात नहीं कहनी चाहिए थी। हमारे पैनल के भी अधिकांश पैनलिस्ट ने यही माना। प्रेम कुमार जी शायद ये मानते हैं कि इसी तरीके से बात कहने से उनका सच साबित होगा। सबका सच अपने अपने हिस्से का है। कोर्ट में भी गीता की शपथ लेकर सच कहने की बात कही जाती है। लेकिन राहुल गांधी का जो फैसला आया है, क्या वो देश की राजनीति को अलग दिशा दे पाएगा या महज एक फैसला बनकर ले जाएगा? बहुत अच्छी बात पैनल से आई कि केवल फैसला आने से कुछ नहीं होगा, उसको जमीनी स्तर पर कैसे ले जाती है कांग्रेस, और अब एनडीए और उस भाजपा जो उसका सबसे प्रमुख घटक दल है कैसे इस मुद्दे का प्रतिकार करता है। क्योंकि लगातार राहुल गांधी को चर्चा में बनाए रखना कहीं ना कहीं भाजपा और एनडीए को भी सुहाता है। राहुल गांधी चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन क्या इस चर्चा में बनाए रखने की कवायद में सचमुच उनका कद बड़ा हो रहा है? क्या वो विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे? ये सारी बात हमने कोशिश की कि खबरों के खिलाड़ी के माध्यम से ये जितने भी बड़े पत्रकार हैं ये हमारे सामने रखें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।